निरंजन दा, यहाँ पे एक सवाल है मेरे मन में। सवाल इस बात को लेकर ये कि जब आरएसएस, जब सावरकर की किताब को आप पढ़ते हैं तो उसमें जाति प्रथा पर बहुत तीखे हमले किए गए हैं कि हिंदू धर्म क्यों नहीं अपना प्रसार कर पाया, और इस्लाम क्यों कर पाया, क्रिश्चियनिटी क्यों कर पाई, क्योंकि जाति का व्यवस्था ने उसको बहुत अंतर्मुखी कर दिया और वो किसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। फिर रत्नागिरी में जब वो गए तो रत्नागिरी में जाने के बाद उन्होंने दलित उद्धार की बात कही है और उस पर बाकायदा उन्होंने काम भी किया। करीब कई दशकों तक उन्होंने काम किया उस पर, जब तक कि वो राजनीति में नहीं आया 1938 में। दूसरी तरफ अगर आप बाला साहब देवरस को देखें तो वसंत व्याख्यान जो 1974 में वो देते हैं, वहां पे वो कहते हैं कि अगर अनटचेबिलिटी अगर पाप नहीं है तो फिर क्या पाप है, फिर तो कोई चीज पाप नहीं है। तो आरएसएस हिंदुत्व के दो बड़े आइकॉन्स वो ये मानते हैं कि अछूत, दलित, ये सब हिंदू धर्म की बहुत गलत परंपराएं हैं और इनसे मुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप आरएसएस के या हिंदुत्व के लोगों को बात करेंगे तो वहां एक बहुत ही डोमिनेंट अपर कास्ट माइंडसेट है जो रेट्रोग्रेसिव है। बिल्कुल, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों दिखाई पड़ता है? देखिए, एक तरफ तो मतलब आपने बात शुरू की थी सावरकर के बाद से और मुसलमान के साथ कंपेयर किया था उन्होंने कि मुसलमान समाज जो है इतना एकजुट है। आज भी अगर मॉडर्न कंटेम्पररी टाइम्स में जो भी डिबेट होता है मुसलमानों को लेके, तो एक बेसिक फॉल्स नोशन होता है, वो ये कि हम लोग जो हैं, जो हमारे जो मतलब सो कॉल्ड जो हिंदुओं के नेता हैं, वो मुसलमानों को एक होमोजेनस कम्युनिटी के तौर पे मानते हैं। और यही सोच जो है आज से 100 साल पहले सावरकर में दिखती है। जबकि हमें ये पता है कि मुस्लिम समाज जो है वो होमोजेनस नहीं है, वो भी उतने ही तरह से कॉन्ट्रडिक्शंस और डिविजन्स हैं जितने हिंदू समाज में। तो 100 साल पहले सावरकर ने अपने आर्गुमेंट को कि जी जाति व्यवस्था खत्म करनी चाहिए, ये हिंदू यूनिटी के लिए बाधा करते हैं, मतलब प्रिंसिपल्ड ऑपोजिशन नहीं था, टैक्टिकल ऑपोजिशन था। मुझे ये लगता है कि क्योंकि कास्ट सिस्टम हिंदू यूनिटी को प्रिवेंट करता है और प्रिवेंट करता है जबकि मुस्लिम्स यूनाइटेड है। अगर हम अतीत में जाएं और जाके देखें तो शायद हमको उस समय की जो मुस्लिम समाज है उसमें भी उतने ही ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाई देंगे जितने आज की तारीख में दिखाई देते हैं। मतलब हमको पता है कि पिछले 20-25 सालों में मुसलमानों के बीच में पसमंदा मुसलमानों को लेके बहुत मेजर डिस्कोर्स चला है और आप किसी भी मुसलमान इंटेलेक्चुअल से बात करें तो वो बहुत डिटेल में बताएंगे कि कितने फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शंस है और क्यों उनको पॉलिटिकली होमोजेनस कम्युनिटी के तौर पे देखना गलत है। लेकिन आज की तारीख में हिंदुत्ववादी जो ताकतें हैं वो उसको होमोजेनस कम्युनिटी के तौर पे पेश करते हैं ताकि उसका पॉलिटिकल काउंटर हिंदुओं की तरफ से आए। वही इनका इलेक्टोरल जो अरिथमेटिक है उसी को उस तरह से वो कॉबल टुगेदर करते हैं। पवन जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे जो मैंने नीलांजन जी से सवाल पूछा था? आपका सवाल क्या था आशुतोष? सवाल इस बात को लेकर ये था कि सावरकर और बाला साहब देवरस जैसे लोग वो अछूत दलित के साथ जो अत्याचार होता है उसको तोड़ने की बात करते हैं, और बाला साहब देवरस तो यहाँ तक कहते हैं 1974 की बसंत व्याख्यान में कि अगर छुआछूत अगर पाप नहीं है तो फिर इससे बड़ा पाप क्या है। और रत्नागिरी में जो सावरकर है, लेकिन इसके बावजूद भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपर कास्ट माइंडसेट है जो रेट्रोग्रेसिव है और वो संघ के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आरंभ में जिस तरह से आरएसएस की सोच का एक विस्तार हुआ वो नागपुर में ब्राह्मण बेस्ड डोमिनेंट हेडक्वार्टर्स में हुआ। अब देख ले शुरू के आरएसएस की सारी जो उच्च नेतृत्व है वो किस सामाजिक बैकग्राउंड से आता है। पर धीरे धीरे आरएसएस ने भी इस बात को समझा कि अगर कभी वो चाहते हैं कि भारत में अपनी विचारधारा का एक राष्ट्र बने तो उनको इससे निकल करके और जातियों को लोग भी साथ लेना होगा। इसमें राजनीतिक रणनीति का भी सवाल है, क्योंकि अपर कास्ट जो आपने कहा जो बेस है वो बड़ा नैरो है। तो आपने हाल में देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने एक सोची साजी
रणनीति के हिसाब से ओबीसी को कोऑप्ट किया, और क्योंकि वो बेस बड़ा नैरो है। पर दूसरी चीज ये है कि अगर वो इस पर कोई अंकुश लगाना चाहते हैं और उसको ब्रॉड बेस करना चाहते हैं, जो अब एक सपोर्ट बेस है, कई जो, मैं फिर से उसी बात पे आऊंगा, जो ये नए संगठन हैं जो हाल में और जब जुड़े हैं, उनके भी लीडर्स जो हैं वो ज्यादातर या तो ओबीसी है या अपर कास्ट से आते हैं, तो उनकी संवेदनशीलता भी, माइंडसेट या मानसिकता ऐसी नहीं है कि वो एक तरह से सामाजिक सुधार चाहते हैं। महिलाओं के मामले में बहुत ही संकीर्ण सोच, दकियानूसी सोच कि वो भारतीय हिंदू नारी बने। और जहां तक आपने ऊना में दलित का सार्वजनिक रूप से जो पिटाई, फ्लॉगिंग देखी, वो भी तो इनके ही कैडर्स ने की। पर दलित समाज बड़ा समाज, तो इसलिए मैं समझता हूं कि जरूर कहीं ना कहीं ये फीलिंग है जो थिंकर्स है कि भाई इस तरह से तो हम देश में जाति प्रथा हटाने के बजाय उसको और मजबूत कर देंगे, और इस बात पर चिंता होती हो। पर ये राजनीतिक तौर पर जो आपने कहा, जिस ओर इशारा किया कि बहुत बड़े ओबीसी तबके को और दलितों को भी अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, वो एक बड़ा कारण माना जा रहा है। और ये भी कहा जाता है कि आरएसएस ने भी बहुत इसमें पैठ बनाने की कोशिश की, उनको बहुत बड़े पैमाने पर उनको अपने साथ लाने की कोशिश भी की, और उसमें उनको कामयाबी भी मिल रही है। इसको कैसे आप देखते हैं? क्या ये आरएसएस के अंदर या बीजेपी के अंदर एक बुनियादी हृदय परिवर्तन का प्रमाण है, प्रतीक है, या फिर ये एक स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल मूव है कि चूंकि इनके बगैर हम राजनीति में परमानेंट नहीं बने रह सकते, इसलिए इनको साथ लाना जरूरी है, तो इनको कोऑप्ट कर लिया जाए? मैंने तो स्पष्ट रूप में कहा कि इसमें राजनीतिक रणनीति है कि जो अपर कास्ट का बेस है वो बहुत नैरो, उसको एक विस्तार देने की जरूरत है। उसमें ओबीसी कोऑप्टेबल है, जहां हो सके दलित है, ये तो मैं समझ सकता हूँ। हृदय परिवर्तन हुआ है कि नहीं, इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं है हमारे पास, सबूत नहीं है। पर मैं समझता हूं कि आरएसएस में इस बात की चिंता जरूर है कि अब जो इसकी जमीनी स्तर पर इसका नेतृत्व कर रहे हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, और जो हमारी सोच है और जो उनकी करनी है, अब उसमें उस तरह की तालमेल नहीं रही है। और यही सबसे बड़ी समस्या आरएसएस के सामने है और बहुत हद तक देश के सामने। बिल्कुल। निरंजन साहब, इसका जवाब देना चाहेंगे जो मैंने सवाल पूछा? जवाब नहीं, मैं एक चीज, सॉरी, इसमें एक चीज मैं और जोड़ देना चाहता हूँ जी, और वो ये कि हृदय परिवर्तन, जो जाति व्यवस्था खत्म करने की बात भवन भागवत करते हैं, अगर वो जाति व्यवस्था अगर खत्म हो जाएगी तो अपर कास्ट का डोमिनेंट जो हजारों साल से था वो भी तो खत्म हो जाएगा, वो भी तो उस पर भी तो संकट आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, वो तो होगा ही। और फिर जो अपर कास्ट को डोमिनेंस की वजह से जो प्रिविलेजेस हैं वो अगर उनके हाथ से चले जाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन आपने ये हृदय परिवर्तन की बात की, मुझे याद आया, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है कि कई बार हम लोग भूल जाते हैं। अभी आपको याद होगा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बोला था कि आप, कई सारे पिटिशंस पेंडिंग थे, जिसमें प्रशांत भूषण का भी पिटिशन था, कि शेड्यूल कास्ट के तौर पर जो मुस्लिम्स और जो क्रिश्चियंस हैं उनको भी माना जाना चाहिए, एज शेड्यूल कास्ट रिकॉग्निशन देनी चाहिए, और उनको भी रिजर्वेशन पॉलिसी के बेनिफिट्स मिलने चाहिए। इसमें सेंटर का क्या पोजीशन है? तो वो डिमांड जो पिटीशन में मूव किया गया था, उसके बारे में उनको एक पर्टिकुलर तारीख तक, अक्टूबर के लास्ट वीक तक वो पेश करने की बात थी। उसके ठीक पहले सरकार ने एक कमीशन बिठा दिया तो इमीडिएटली ये लगने लगा कि शायद बीजेपी के में हृदय परिवर्तन हुआ हो इस बात को लेके, और वो वाकई अब ओपन है कि हम लोग जो मुस्लिम्स हैं, जो दलित मुस्लिम्स हैं या फिर जो दलित क्रिश्चियंस हैं, उनको भी रिजर्वेशन पॉलिसी मिलनी चाहिए।
और ये कमीशन जो है बेसिकली उस प्रोसीजरल जो एस्पेक्ट्स है उसको एक तरह से लेआउट कर देगी। लेकिन आप अगर इंडिविजुअली जाके बड़े नेताओं से बात करते हैं, जिससे बहुत बहुत पत्रकारों ने किए, मैंने भी किए, तो सब ये कि यही कहते हैं कि हमारा जो बेसिक पोजीशन था मिश्रा कमीशन के रिकमेंडेशंस के बाद, वो ये है कि जो इंडिक रिलीजन्स के बाहर के जो धर्म है वही चीज आ जाती है। जो 25 आर्टिकल 25(2) के तहत जो हिंदू कैटेगराइज होते हैं, जिसमें बौद्ध और सिख्स भी हैं, जैन भी, उनके अलावा बाकी लोग जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के जो बेनिफिट्स हैं उनको नहीं मिल सकता है। क्योंकि अगर उन्होंने कन्वर्ट किया है तो उनको जो बेनिफिट्स हैं वो भी खोना चाहिए। तो हम पूछते हैं कि क्या आप इनको वापस आने देंगे? वो तो हाँ बिल्कुल वापस आए। तब सवाल होता है, घर वापसी प्रोग्राम हमको पता है कि एक मेजर कैंपेन फीचर रहा है संघ परिवार का, अलग अलग, ठीक है, आरएसएस के लोगों ने खुद ने, शायद बड़े नेताओं ने, मोहन भागवत जी ने, या फिर जो बाकी ऑफिस बेयरर्स हैं उन्होंने खुद कभी उसको पॉपुलराइज करने की कोशिश नहीं की, लेकिन बाकी लोगों ने किया है। कैंपेन्स भी लॉन्च हुए रिकन्वर्ट करने के बाद, रिकन्वर्ट बोलते हैं, रिकन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, उसके बाद उनको जाति क्या मिलेगा, इसके बारे में एक टोटल साइलेंस है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, इससे मुझे ये लगता है कि जो भी बोला गया, जो शुरू में जो हम लोग बात कर रहे थे कि मोहन जी ने चाहे अभी जो बोला हो या 100 साल पहले जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट को लेके जो बातें बोली गई थी, या फिर ये लगातार जो कैंपेन हुआ था कि हम लोगों को साथ कम्युनिटी खाना खाना चाहिए, अगर बेटी दूसरे परिवार में शादी करना चाहती है तो अलाउ करना चाहिए, इंटरकास्ट मैरिजेस को हमको वेलकम करना चाहिए। तो ये बाय एंड लार्ज कॉस्मेटिक या फिर टैक्टिकल स्टेटमेंट्स हैं। जो बेसिक, जो मूल हृदय परिवर्तन की बात है, मुझे नहीं लगता कि उसमें सफिशिएंट एविडेंस हमको देखने को मिलता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।